जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक की जो लास्ट दो वीडियोस थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी, वो छोटी छोटी दो वीडियोस रिकॉर्ड की थी। उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि टीजीस क्या होते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि टीजीस एक ज़्यादा पावरफुल मशीन होती है डीएफए और एनएफए की निस्बत। और इसमें ज़्यादा पावर किस तरीके से आती है कि एक तो ये है कि इसमें एक नल ट्रांजिशन होती है कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर एक फ्री राइड लेकर जा सकते हैं। और दूसरा इसकी इसको पावरफुल बनाने के लिए जो सेकंड इसकी खूबी है वो ये है कि हम इसमें सब स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। और तीसरा ये कि इसमें एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स हो सकती हैं। तो आज हम कुछ टीजीस ड्रा करते हैं और जांचते हैं कि उसकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक दो एग्जांपल्स मैं करके आपको बताता हूँ। फिर कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं क्वेश्चंस दूंगा, तो उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस पे मैं 8-10 मिनट जो हैं वो आपके लेता हूँ। तो चलें, मैं एक टीजी ड्रॉ करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक गिवन टीजी है। स्टार्ट स्टेट बी रीड करने के बाद वो यहाँ हम आ जाते हैं। और अगर डबल ए रीड करने के बाद वो रोटेट करेगा यहाँ से। इसके बाद बी जितना मर्ज़ी ले लें, लेकिन एक बी आपको इधर भी ले जाता है और फिर एक बी आपको फाइनल स्टेट पे ले जाता है। और एक डबल ए ये। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी मैथमेटिकल मॉडल है, क्या ये डीएफए है, क्या ये एनएफए है या टीजी है, तो सिर्फ एक ही निशानी काफ़ी है कि इसमें सब स्ट्रिंग पास हो रही है। अगर सब स्ट्रिंग पास हुई है, डबल ए पास हो रहा है, तो जब सब स्ट्रिंग पास हो रही होगी तो वो टीजी होगा, ना वो डीएफए होगा ना वो एनएफए होगा। तो उसके अलावा इसमें एनएफए की भी खूबी है, यानी बी की डबल ट्रांजिशन हो रही है, एक बी की ये और एक बी की ये है, तो बेशुमार, यानी डीएफए तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये टीजी हम कहते हैं कि इसको टीजी है। तो अब अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये एक गिवन टीजी है, तो आपने बताना है विच लैंग्वेज इज़ रिकग्नाइज्ड बाय दिस टीजी। गिवन टीजी से कौन सी लैंग्वेज रिकग्नाइज होती है। तो लैंग्वेज रिकग्नाइज आप करने के लिए इसके कुछ सैंपल आप स्ट्रिंग्स को ड्रॉ कर लें। मसलन फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होती है वो ये है कि आप यहाँ से डबल ए ले लें। सॉरी, डबल ए ना लें, क्योंकि ये जो रोटेट कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से डबल ए नहीं भी आ सकता, शुरू में डबल ए आ भी सकता है। तो स्मॉलेस्ट लेनी है, तो स्मॉलेस्ट जो एक्सेप्ट हो रही है वो ट्रिपल बी एक्सेप्ट हो रहा है। और इससे बड़ी स्ट्रिंग कौन सी एक्सेप्ट हो रही है, वो डबल ए और ट्रिपल बी एक्सेप्ट हो रहा है। और अगर आप देखें तो डबल ए टेट्रा बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो मुझे जो क्लू मिलता है वो ये मिलता है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स इस पर एक्सेप्ट होंगी जिनके एंड पर एट लीस्ट ट्रिपल बी आता है। 3 बीस ज़रूर आते हैं एट लीस्ट, लेकिन उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। 2 बीस पर ये फिनिश नहीं हो सकती स्ट्रिंग। कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो 2 बीस पर फिनिश होती है, देखें एक बी ये और एक बी ये, यहाँ पर प्लस साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसके आखिर में 2 बीज आएंगे वो ये वाला टीजी को एक्सेप्ट नहीं करता। एक तो निशानी ये है। एक हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट फिनिश एट दैट एंड इन 3 और मोर बीज, जिसके आखिर में 3 या ज़्यादा बीज होंगे वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी। अब इसके अलावा कौन सा रूल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, कौन सा अप्लाई होता है, वो हम देख लेते हैं कि एज की क्या सिचुएशन है, एज कितनी दफ़ा आ सकते हैं। ये देखें, हमने एक ए लिया, शुरू में हम जब डबल ए रोटेट कर रहा है तो हम ज़्यादा एज भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ये क्लू मिलता है कि शुरू में जो एज हैं वो
ऑड नंबर में नहीं हो सकते, यानी डबल ए रोटेट करता जा रहा है तो सिंगल ए अगर मैं लेना चाहूँ तो वो नहीं ले सकता। तो ऑड नंबर ऑफ़ एज जो हैं वो नहीं आ रहे, जब भी आ रहे हैं तो इवन आ रहे हैं। चलें, स्टार्ट में तो इवन आ रहे हैं, अब दरमियान में हम देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें शुरू में हम इतने एज ले लेते हैं और उसके बाद ये बी ले लेते हैं, बी, तो उसके बाद क्या हम एक ए ले सकते हैं? एक ए नहीं ले सकते, क्योंकि हम डबल ए फिर डबल ए ही ले सकते हैं। तो इसका मतलब है जब भी ए आएगा इन स्ट्रिंग तो वो इवन नंबर्स में ए होंगे, तो वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल होगी फॉर दिस टीजी। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ़ क्लम्प्स जो हैं, इवन एज के जो इवन क्लम्प्स हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे, ऑड क्लम्प्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अब फ़र्ज़ करें इसकी मैं वैलिड स्ट्रिंग्स कुछ लिखना चाहूँ तो आप कह सकते हैं इसकी वैलिड स्ट्रिंग डबल ए ट्रिपल बी है, डबल ए ट्रिपल बी ये है, ये वैलिड स्ट्रिंग है, ये वैलिड स्ट्रिंग है। टेट्रा ए बी डबल ए ट्रिपल बी है, ये वैलिड स्ट्रिंग है, जिसमें जब भी ए आता है वो इवन में आ रहा है। और इसी तरीके से डबल ए बी डबल ए 6B और ट्रिपल बीस, ये वैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि 3 बीस पर फिनिश हो रही है और जब भी एज आ रहे हैं वो इवन नंबर में आ रहे हैं, तो ये वैलिड स्ट्रिंग है। इनवैलिड स्ट्रिंग्स कौन सी हैं? मसलन ये इवन नंबर में ए तो आ जाएं लेकिन बी पर, अकेले बी पर फिनिश हो जाए तो इनवैलिड है। सिर्फ अकेले बी पर ये फिनिश नहीं कर पाता टीजी, तो इसीलिए ये इनवैलिड स्ट्रिंग है। इसी तरीके से डबल ए ट्रिपल बी लगा दें और उसके बाद सिर्फ एक ए ले लें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरीके से यानी हम अब रूल डिफ़ाइन करने के काबिल हो चुके हैं कि ये वाला टीजी जो है वो किस किस्म की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ये इसमें 2 रूल्स फॉलो हो रहे हैं। गिवन टीजी accepts the language of all words in which is occur in even clumps, इवन जोड़ों में यानी इवन के ग्रोहों में एज अकर होते हैं। एंड दैट एंड इन 3 or more बीस, जो 3 या ज़्यादा बीस पर फिनिश होते हैं। तो ये वाला टीजी बेसिकली ये चीज़ एक्सेप्ट करता है। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि टीजी के ऊपर कैसे हम कोई गिवन टीजी है उसे लैंग्वेज कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई लैंग्वेज दी जाती है, यही अगर मैं लैंग्वेज दे देता हूँ, यानी किसी की स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कोई लैंग्वेज की, और मैं कहता हूँ टीजी बनाएं, तो वो बनाना आपके लिए अब मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप कैसे टीजी को बनाएंगे। वैसे DFA से टीजी बनाना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें आप सब स्ट्रिंग पास कर देते हैं, और जब आप सब स्ट्रिंग पास करते हैं तो होता क्या है कि सब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को टोकनाइज़ करने के लिए कोई मैकेनिज़्म हमारे पास नहीं होता। तो टीजी फिर जब उसको टोकनाइज़ करता है किसी सब स्ट्रिंग को, तो वो एक से ज़्यादा पाथ को भी फॉलो कर सकता है। तो इसके लिए वो जो अनोमली पैदा हो सकती है उसकी वजह से टीजी बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमने ये सहारा ले लिया है इस बात का कि हम कहते हैं कि अगर वो एक से ज़्यादा पाथ फॉलो कर भी लेता है तो उससे कोई गर्ज नहीं। हमारा सिर्फ दिलचस्पी ये है कि वो किसी भी पाथ से जाए लेकिन वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले। हाल तो वो कि किसी गलत रास्ते से जाता है वो एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन किसी एक रास्ते से भी वो एक्सेप्ट हो जाती है स्ट्रिंग, तो हम कहते हैं वो टीजी हमारा ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और टीजी बनाता हूँ जो बड़ा मशहूर टीजी है और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम उसे इस्तेमाल करते रहेंगे, और देखते हैं कि उसकी लैंग्वेज क्या है। ये मैंने एक स्टेट बनाई है जो फाइनल स्टेट भी है और स्टार्ट स्टेट भी है।
यानी ये नल भी एक्सेप्ट कर लेता है। और चूँकि यही स्टेट इसकी स्टार्ट स्टेट भी और फाइनल, इसका मतलब ये है कि कोई आप इसको अल्फ़ाबेट ना भी दें तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके अलावा डबल ए और डबल बी भी एक्सेप्ट हो जाता है। ए बी ए ये आर्बिट्रेरी स्टेट है, यहाँ पर डबल ए रोटेट कर सकता है या डबल बी रोटेट कर सकता है, लेकिन जैसे ही ए बी आएगा या बी ए आएगा वो फाइनल स्टेट पे आ जाएगा। तो ये एक टीजी मैंने ड्रॉ किया है, तो आपने बताना है कि ये किस किस्म की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो चलें इसी तरीके से हम इसका मैकेनिज़्म ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से किस किस्म के वर्ड्स जो हैं वो ड्रॉ हो सकते हैं। सबसे जो स्मॉलेस्ट वर्ड जो ये वाला टीजी एक्सेप्ट कर सकता है वो नल कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकता है? उसके अलावा कर सकता है डबल ए कर सकता है या डबल बी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा कर सकता है कि इधर से आप डबल ए ले लें और यहाँ से फ़र्ज़ करें ए बी लेते हैं, और फिर यहाँ से एक आपको लेना पड़ेगा, डबल ए ले लें या डबल बी ले लें, और यहाँ से फिर आपको एक लेना पड़ेगा, फ़र्ज़ करें बी ए ले लें, तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो या तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो इस स्ट्रिंग में अगर आप चेक करें तो क्या चीज़ यूनिक है? यूनिक मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर आप यहाँ से डबल बी ले लें तो वो डबल बी से भी स्टार्ट हो सकती है। ना ही आप ये कह सकते हैं कि ये वाली स्ट्रिंग ए पर फिनिश होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप अगर ए बी ले लेते हैं तो वो बी पर फिनिश भी हो जाएगी। तो लिहाजा ये रूल जो यहाँ पर एप्लीकेबल था वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ एज काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 और टोटल नंबर ऑफ़ बीस जो काउंट करूँ वो 2 हैं। तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि नंबर ऑफ़ एज जो हैं वो इवन हैं और नंबर ऑफ़ बीस भी इवन है। यानी वो तमाम स्ट्रिंग्स जिसमें नंबर ऑफ़ एज इवन है या नंबर ऑफ़ एज एंड नंबर ऑफ़ बीस दोनों इवन तादाद में हैं, तो वो वाली स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगी। मसलन इसमें अगर नल है तो कोई ए नहीं है और कोई बी नहीं है, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ़ एज भी इवन है, नंबर ऑफ़ बीस भी इवन है। डबल ए नंबर ऑफ़ एज इवन है, बी कोई नहीं है तो नंबर ऑफ़ बीस भी इवन है, क्योंकि ज़ीरो इवन कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं कि क्या कोई ऑड नंबर ऑफ़ एज एक्सेप्ट हो जाते हैं। मसलन मैं ये वाली स्ट्रिंग देता हूँ, डबल ए देता हूँ और ट्रिपल बी में एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा? चलें देखते हैं। डबल ए तो यहाँ से ले लिया, ठीक है, डबल ए यहाँ से ले लिया, ये रीड हो गया। उसके बाद डबल बी रीड होगा या सिंगल बी होगा या डबल बी होगा या ट्रिपल बी होगा। तो ऐसी कोई ट्रांजिशन नहीं है जो सिंगल ए बी को रीड कर सके। ठीक है, चलें हम कहते हैं कि डबल ए रीड हो जाता है, उसके बाद डबल बी भी रीड हो जाता है। ये यहीं से डबल बी हम रीड करवा लें, ये डबल ए भी रीड हो गया, डबल बी भी रीड हो गया। अब रह गया सिंगल बी की कोई ट्रांजिशन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है सिंगल बी हम रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डबल बी डबल ए यहाँ पर आ जाएगा, डबल बी यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही बी आएगा वो रीड नहीं कर पाएगा टीजी। तो जब वो रीड नहीं कर पाएगा तो ये वाला जो करैक्टर है वो अनरेड रहेगा। तो इसका मतलब है ये वाली स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, वो ये टीजी इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर और आप फ़ॉल्स केस देखना चाहते हैं, ट्रू केस तो हमने ये देखे हैं, फ़ॉल्स केस और देखना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ एक्सेप्ट हो जाए, ए बी डबल बी, यानी इसमें ऑड नंबर ऑफ़ एज और ऑड नंबर ऑफ़ बीस के एक्सेप्ट हो सकते हैं। चलें देखते हैं। सबसे पहले ए बी रीड हो सकता है, हमने ए बी रीड कर लिया और यहाँ आ गए। इसके बाद डबल ए रीड हो सकता है, डबल ए रीड करके हम यहाँ आ गए। उसके बाद डबल बी रीड हो सकता है, डबल बी भी रीड करके हम यहाँ आ गए, तो यहाँ पर आ गए। तो ये भी ये एक और तरह की रिजेक्शन है, इसको हम कहते हैं कि हैंगिंग
हैंगिंग लूप में चला गया है, जो हमारा टीजी है वो आर्बिट्रेरी स्टेट में हैंग किए हुए है, वो आगे चल पा नहीं रहा, डबल बी उसे मिला है तो वो उसी आर्बिट्रेरी स्टेट पे खड़ा हुआ है। तो उसके बाद उसे ए बी या बी ए मिलेगा तो फाइनल स्टेट पे जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी चीज़ जो है इसको ये रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा ये टीजी। इस केस में हमारा बी जो एंड वाला था वो रीड ही नहीं हो पा रहा, तो जब एक करैक्टर या दो करैक्टर रह जाएं, अनरीडेबल रह जाएं, तो हम कहते हैं कि टीजी उसको रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारा एक टीजी था जिसकी हमने लैंग्वेज को रिकग्नाइज़ करने की कोशिश की है। तो चलें एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप घर में करेंगे। मैं आपको बुक से ही दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बड़ा फुल फ्लेज किस्म का एक टीजी बना हुआ है। मैंने अभी टीजी का जो ड्रॉबैक बताया था वो ये था कि टीजी को पता नहीं चलता कि वो स्ट्रिंग को कैसे ब्रेक करेगा या टोकनाइज़ करेगा। तो ब्रेक या टोकनाइज़ करने के लिए उसे कोई ना कोई मैकेनिज़्म चाहिए, इसलिए चूँकि उसके पास ये फैसिलिटी नहीं होती टोकनाइज़ करने की प्रॉपर, तो वो एक से ज़्यादा पाथ को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये एक गिवन टीजी है। तो आपने इस टीजी को देखते हुए आपने बताना है कि ये वाला जो वर्ड है ए डबल बी बी ए डबल बी ट्रिपल बी ए डबल बी ए, क्या ये एक्सेप्टेबल है इस स्ट्रिंग के लिए, और अगर एक्सेप्टेबल है तो कितने पाथ से ये एक्सेप्टेबल है। ये एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 94 पर, चैप्टर 6 है, जो मैंने बुक आपको रिकमेंड की हुई है उसी बुक का चैप्टर 6 निकालेंगे 94 पेज पर। इस एग्जांपल को आपने रीड करना है और आपने बताना है कि ये वाली स्ट्रिंग जो है वो रीडेबल है इसके लिए, और अगर रीडेबल है तो कितने पाथ से रीडेबल है, यानी उसके आपने पाथ ड्रॉ करने, एक तो ये करना है। उसके अलावा आपने एक और फ़र्ज़ करें, ये मैं दे रहा हूँ ट्रिपल बी, आप दे रहा हूँ ट्रिपल ए, डबल बी, डबल ए और बी ए, ये एक स्ट्रिंग है एक इजाफी, इसको भी आपने इसके ऊपर रन करके देखना है और बताना है कि ये स्ट्रिंग इस टीजी के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, अगर है तो कितने पाथ से एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। उसके अलावा आपने आना है एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में 96 पेज पर आप आएंगे तो ये वाले मुख्तलिफ टीजीज दिए हुए हैं, 6 टीजीज दिए हुए हैं। फॉर ईच ऑफ नेक्स्ट 10 वर्ड्स डिसाइड विच ऑफ दिस मशीन एक्सेप्ट्स द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स। तो ये 10 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपने बताना है इनमें से कौन कौन से वर्ड्स किस किस टीजी के ऊपर एक्सेप्टेबल हैं। ये आपका होमवर्क है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये सारा। तो आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो सिर्फ इसमें मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, आप इसकी एक्सरसाइज में बाकी भी जो क्वेश्चन है वो भी हल करेंगे। तो बस ये आपका होमवर्क है, इसको आप टीजी बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपने टीजी की लैंग्वेज को रिकग्नाइज़ करना आना चाहिए, उसके पाथ डिटरमिन करने आने चाहिए और टीजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, टीजी को डिस्टिंक्ट करना आना चाहिए। बाकी डीएफए और एनएफए से वो कैसे मुख्तलिफ है। चलें नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मैं इसको समराइज़ करता हूँ जो हम पढ़ चुके हैं। हम जो अब तक पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, डीएफए पढ़ चुके हैं, और चलें एनएफए पढ़ चुके हैं और डीएफए पढ़ चुके हैं, और आज हमने टीजी भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप टीजी और डीएफए, टीजी और एनएफए को एक ही चीज़ समझें कि जो यानी जो डीएफए नहीं है वो एनएफए और टीजी है, तो आप इसको एक दफ़ा एनएफए कंसिडर करें। तो हम इसको एक ही ग्रुप में रख लेते हैं, एनएफएस और टीजीस, और इधर रेगुलर एक्सप्रेशन और डीएफए।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना क्या है, हम रेगुलर एक्सप्रेशन के टीजी बनाएंगे, जो मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन से टीजी कैसे हम ड्रॉ करते हैं, जो बहुत आसान होता है। टीजी को फ़िलहाल आप भूल जाएं, इसकी जितना मैंने करवा दिया इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में जाके टीजी को दोबारा हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्लीन्स थ्योरम का चैप्टर होगा, उसमें दोबारा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसको इतना ही करने के बाद ख़त्म कर देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम कन्वर्जन प्रोसीजर करेंगे। हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को NFAs में कन्वर्ट करेंगे, जो हम पहले भी कर चुके हैं। फिर NFAs को DFA में कन्वर्ट करेंगे, यानी कोई अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ तो उसको डिटर्मिनिस्टिक में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर कोई DFA दिया हुआ है तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। ये 3 प्रोसीजर्स बेसिकली तो 2 ही हैं, DFA से NFA से DFA और DFA से रेगुलर एक्सप्रेशन। और जो पहले वाला है वो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये रिवाइज़ कर दूँगा। तो अप टू द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।